वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करते हैं स्वेकअप पाकिस्तान की खूबसूरत सुबह में। आप हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक से पहले हम कुछ अहम गुफ्तगू कर रहे थे। शेफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपनी रेसिपी भी तैयार की और बजट के हवाले से भी हमने कुछ बात की। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी यासर हम बात कर रहे थे और अब पैनल पर हमारे साथ कुछ और भी मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फयाज खान साहब, जो MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा भी हैं। आप मुल्की मईशत, शहरी मसाइल और अवामी पॉलिसी पर गहरी नज़र रखते हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं हम अपने चैनल पर। और दूसरे हमारे मौजूद मेहमान हैं जनाब मुस्तफ़ीज़ुर रहमान साहब, जो कराची रियल्टर्स के पैट्रन इन चीफ हैं और रियल इस्टेट सेक्टर से भी आपका ताल्लुक़ है। सर, आपको भी हम अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। वेकअप पाकिस्तान में आपको वेलकम करते हैं। सर, बात हो रही है बजट के हवाले से, तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि रियल्टर्स से आपका ताल्लुक़ है, तो रियल इस्टेट के हवाले से बजट में इस वक्त क्या बताया जा रहा है और क्या चेंजेस आने वाली हैं, इस पर आप कुछ कहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मदद किया। देखिए, रियल इस्टेट के हवाले से हम गाहे बगाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को काफ़ी तजावीज़ देते रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है ये जो हमारा सेक्टर है जी। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान कहता है कि उसका 60 to 65% जो है वो हमारी रियल इस्टेट मार्केट में आता है। अब जैसा कि लास्ट ईयर अगर $40 बिलियन पाकिस्तानियों ने यहाँ पर भेजे, तो दिस मीन्स के नियर टू $26 बिलियन जो थे वो सिर्फ रियल इस्टेट में आए, जिसमें लोगों ने अपार्टमेंट्स खरीदे, जिन्होंने प्लॉट्स खरीदे या घर खरीदे जी। तो इसके साथ साथ जब हम मईशियत को देखते हैं तो पाकिस्तान की 70% इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रियल इस्टेट के साथ मुंसलिक हैं। एलाइड इंडस्ट्री, बिल्कुल। जैसे कि हम एक घर बनाते हैं तो वहाँ पर ब्रिक्स लगती हैं या सीमेंट लगता है या सरिया लगता है या फर्नीचर लगता है या टाइल्स लगती हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स लगते हैं। तो पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री जो है वो रियल इस्टेट के साथ मुंसलिक हो जाती है। ठीक। अब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है कि पाकिस्तान में हर साल 7 लाख घरों का शॉर्टफॉल है और जो हमारी मौजूदा कैपेसिटी है जिस पे हम घर बनाते हैं, तकरीबन हम नियर टू 3 लाख के करीब घर बना पाते हैं। और इसमें भी 100% जो पार्टिसिपेशन है वो प्राइवेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की है, जो कि घर बनाते हैं, सोसाइटी अनाउंस करते हैं या अपार्टमेंट्स की सूरत में हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। और जो हमारा सबसे जो गलत चीज़ वो ये है कि हमारे बैंक्स जो हैं वो रियल इस्टेट में उस तरीके से लोन की फैसिलिटी नहीं देते जिस तरह से हम यूरोप में देखते हैं या दीगर ममालिक में देखते हैं। काइबो रेट बहुत हाई है, तो इस वजह से जो है हमारा रियल इस्टेट सेक्टर उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता जिसकी ज़रूरत है। राइट। अच्छा, अब जो मैंने आपको कैलकुलेशंस बताई, अगर 7 लाख हम घर बनाते हैं तो इसमें एक जो घर बनता है छोटे से छोटा वो 120 गज के घर की जो हम अगर लेबर कॉस्ट लगाते हैं जी, तो तकरीबन इस वक्त जो लेबर कॉस्ट चल रही है वो 1200 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो अगर 1200 से 1500 पर स्क्वायर फीट एक घर की लेबर कॉस्ट हो और उसका कवर्ड एरिया तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट हो, तो 7 लाख अगर पाकिस्तान में घर बनेंगे तो ये 1750 अरब रुपया पर ईयर लेबर को जाएगा, जिसमें राज मिस्त्री भी है, जिसमें प्लम्बर भी है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन भी है, जिसमें फर्नीचर का काम करने वाला भी है, जिसमें शीशे का काम करने वाला भी है। अगर आप इसकी लेबर की एक करवाएं तो तकरीबन 80 के करीब लेबर जो इसमें बिल्कुल ठीक है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपने कहा, एलाइड इंडस्ट्री इसके साथ कनेक्टेड है, उसके बारे में सोचना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कोई प्लान मौजूद हो। जैसा भी आपने बताया कि ये एक डिमांड ड्रिवन इंडस्ट्री है, इस हाउसिंग की जब आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो, 250 मिलियन का आपका पॉपुलेशन की डेंसिटी हो, तो आपको फिर प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे आपने एक रफ आइडिया दिया, बड़ी करेक्ट फिगर्स, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसकी एस्टिमेशन अगर निकाली जाए तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेगा।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम ये समझते हैं कि ये जो आप टैक्सेस के जो तजर्बे करते हैं, आपने कभी कैपिटल गेंस लगाया, कभी किसी किस्म का आपने जो स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ बनाई हैं और ये अनगाइडेड मिसाइल की तरह जो है वो आके इंडस्ट्री को हिट कर रही हैं, पहले तो इसके ऊपर कोई वर्ड होना चाहिए कि इसके लिए कोई पॉलिसी जो है वो डिफ़ाइन की जाए। अभी हमारा कंसर्न ये है कि जो अभी पाकिस्तानी जो रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट थी वो दुबई जो है वो फ्ली कर गई थी सारी इन्वेस्टमेंट, वो अगर वापस आ रही है आप कैसे अकोमोडेट करेंगे? चलें पहले तो ये बात कर लेना, जो ओवरसीज़ जिनकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी अब वो दोबारा इस मार्केट की तरफ आ रहे हैं, आपने कौन सा ऐसा प्लान है जो इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको देखकर मैं ये कहूँ कि जी ये इंडस्ट्री दोबारा फ्लरिश करेगी? उसके ऊपर कोई बात हो जाए। बहुत अच्छी बात की आपने, जो टैक्सेस के हवाले से और पॉलिसीज़ के हवाले से। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे में पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसीज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। आप एक पॉलिसी बनाते हैं, फिर आप साल के बाद पता चलता है उसको चेंज कर देते हैं, यानी कि आपके इकोनॉमिस्ट दूसरे लिहाज से फेल हैं, या गवर्नमेंट की जो है वो नज़र उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से दीगर ममालिक में चलती है। जैसे कि आपने दुबई में का जिक्र किया, तो ये दुनिया की सबसे ग्रोइंग रियल एस्टेट में अपना क्या कहते हैं इंडस्ट्री थी, और उन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर्स इकट्ठा किया। लैंड भी नहीं है, मजे की बात है। अभी तो चले ईरान की जंग की वजह से वहाँ पर कोई बहरान वगैरह आया, लेकिन लास्ट जो उनकी जो कैलकुलेशन थी 512 बिलियन डॉलर्स दुबई की मार्केट में इन्वेस्ट हुए थे। तो पाकिस्तान जो है दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, जहाँ पर आपकी नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, आपकी जेन्युइन पॉपुलेशन भी है, आपका कंज्यूमर अपना है, तो आप क्यों नहीं यार 500 बिलियन डॉलर्स की आप ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में कर सकते हैं। बिल्कुल एक आप अगर पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी दें तो ये पाकिस्तान में मुमकिन है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि थ्रू बैंकिंग होता है। आप बैंकिंग को तो सही करें अपनी, हायर इंटरेस्ट के ऊपर इम्पॉसिबल है कर्जा परसू करना। पूरी दुनिया बैंक मॉर्गेज करवा के प्रॉपर्टियां बना रही है। हमारे यहाँ जी 14.5% पहले बैंक मार्कअप लेता है, उसके ऊपर फिर वो प्लस जैसे भी आप कैबोर की बात की है, फिर वो मार्कअप बैंक अपना चार्ज करेगा। किधर से फीसिबल है? कोई प्लान तो आपके पास हो, गवर्नमेंट स्कीम भी नहीं है जी। दूसरा जो आपने टैक्सेस की बात की, एक पाकिस्तान में गलत किस्म का टैक्स लगा दिया गया जो था 7E डीम्ड रेंटल इनकम, यानी कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू 25 मिलियन से ऊपर की है, तो आप गवर्नमेंट को 1% हर साल रेंट अदा करेंगे। यार ये कौन सी आपकी लॉजिक है, कौन सी आपकी लॉजिक है? इसके ऊपर हम चीखते रहे कि भाई ये टैक्स पाकिस्तान में लगाओ, पाकिस्तान का जो पैसा दुनिया यहाँ से जाएगा, कौन प्रॉपर्टी पाकिस्तान में परचेज करेगा, ओवरसीज क्यों यहाँ पर पैसा लगाएंगे? वही हुआ जो आपने जिक्र किया, पाकिस्तान का बिलियन ऑफ डॉलर दूसरे मुल्कों में गया और सारे का सारा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हुआ। वहाँ पाकिस्तानी अगर कोई पैसा यहाँ से लेके जाता है, चाहे वो दुबई जाए, चाहे अमारात जाए, चाहे यूरोप जाए, चाहे कनाडा जाए, चाहे यूएसए जाए, वो सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, वहाँ पे घर खरीदता है या कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, और इस वजह से आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह किया। और अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर अभी डिसीजन दिया और उसने कहा कि ये आपका अनजस्टिफाइड टैक्स है और उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आपके इकोनॉमिस्ट ने ख़त्म नहीं किया, आपके गवर्नमेंट के पॉलिसी साजों ने इसे ख़त्म नहीं किया। हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में गए और वहाँ से उनको सब चीज़ें बताई और फिर जाके ये टैक्स ख़त्म हुआ। उसके बाद आपने ट्रांजैक्शंस के ऊपर इतने टैक्स लगा दिए, जो कि गेन टैक्स आप लगा रहे हैं, आप यानी कि 4.5% जो है वो जो सेलर है वो आपको अदा करेगा, 1.5% जो है वो आपको परचेज अदा करेगा, इसके अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 7.5% अदा करेगा। तो आप इतने, उसके बाद आपने जो अपना क्या कहते हैं गेन टैक्स था वो 15% कर दिया और फॉर एवर के लिए कर दिया। पहले आपका एक सिस्टमेटिक था कि भाई पहले साल के लिए आपका ये होगा, दूसरे साल के लिए आपका ये होगा, और 6 इयर्स के बाद वो गेन टैक्स आपका खत्म होगा। लेकिन आपने ताहयात अगर कोई प्रॉपर्टी की तो उस पर 15% गेन टैक्स लगा दिया। उसके बाद जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें 2% हम स्टैंपिंग देते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो वैल्यू है 2% स्टैंपिंग के बाद फिर जो मुतलका इदारा जैसे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी फीसिस देते हैं। अगर हम लीज करवाने जाएं तो लीज की फीसिस ट्रांसफर कर देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। तो जब आप देखते हैं तो 25% के करीब आप टैक्स देते हैं। आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी तो 25 लाख रुपया टैक्स दे दिया। तो आपने जब तक ट्रांजैक्शंस के ऊपर आप टैक्सेस कम नहीं करेंगे तो ये इंडस्ट्री ना ग्रो करेगी ना आगे चलेगी, और कौन अपार्टमेंट बनाएगा? फिर बिल्डर एंड डेवलपर्स के ऊपर आपने 40% वैसे टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया। तो यार ये कैसे चलेगा ये मुल्क? आप यानी कि कुछ सोचें, इस मुल्क के लिए सोचें। और ये तजावीज़ हम देते रहते हैं, ये नहीं है कि हम उनको बताते नहीं हैं। जैसे न्यूज़ स्टॉक्स हैं, जब आपके साथ बातचीत होती है तो गवर्नमेंट को ये भी पहुँचती है, इसके साथ साथ फिर हम बाई रिटर्न में उनको देते हैं। एक अच्छी चीज़ की अभी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो 5% काइबर रेट के ऊपर जो अभी टैक्स अपना लोन की स्कीम दी है, जैसे कि आप
10 मिलियन 1 करोड़ पे का घर कोई परचेज करते हैं तो उसको आपको 5% के ऊपर लोन मिलेगा। और ऐसी पॉलिसीज देनी चाहिए, क्योंकि लास्ट जब देखा आपने कोरोना के दौरान जब साबका गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ये पॉलिसीज दी थी और रियल एस्टेट पाकिस्तान का ग्रो किया था, इसके साथ इंडस्ट्रीज चली थी। आपके पास वो फिगर्स आए थे, सीमेंट की आपकी रिकॉर्ड पैदावार हुई थी, आपकी स्टील की रिकॉर्ड पैदावार हुई थी, इसी तरह दीगर चीज़ों की हुई थी। तो ये पॉलिसीज देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि नीड, पब्लिक की नीड है, जैसे मुझे भी घर चाहिए, आपको भी घर चाहिए, आप लोन की बैंक्स के जरिए स्कीम दें, हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो अपना घर ले। और अगर आपने रियल एस्टेट को सही तरह चला दिया तो यकीन करें पाकिस्तान में CPEC से भी बड़ा मुआशी इनकलाब आ सकता है। और रियल एस्टेट की जो पाकिस्तान की वर्थ है वो 1800 बिलियन डॉलर्स की है। आप स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो वो आज उसकी मैक्सिमम वैल्यू 60 बिलियन डॉलर्स है। आप 1800 बिलियन डॉलर्स की मार्केट की तरफ ज्यादा तवज्जो देंगे कि 60 बिलियन डॉलर्स की तरफ ज्यादा तवज्जो देंगे? आपकी प्रायोरिटी क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। प्रायोरिटी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके, और फिर उसके साथ जैसे भी आपने एलाइड इंडस्ट्री की बात की ना, जब 70 से ज्यादा इंडस्ट्रीज उसके साथ कनेक्टेड हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसमें मिलियंस और मिलियंस लोग जो है उसमें जो इनकी नौकरियां हैं वो उनके फैमिलीज इससे काम करती हैं, अर्न करती हैं। और ये आपको पता है कोविड के बाद से जो मार्केट स्टेगनेंट हुई है वो आज टिल डेट आपकी मार्केट जो है खासतौर पर रियल एस्टेट जो है वो स्टेगनेंट हुई है। ये ना होने के बराबर जो डेवलपमेंट हो रही है, कहीं हाई राइजेस के ऊपर आपने जो है वो लगा दिया, कहीं कोई इशू आपने बना दिया कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके पास कोई गेम प्लान तो हो। फैज साहब की तरफ आते हैं ना जरा। फैज साहब बताइए, आपकी पार्टी जो है वो शेडो बजट भी दे रही थी, ठीक है, शेडो बजट बड़ी अच्छी एक एक्सरसाइज है। वो वेस्ट में वो एक ज़माने में थे ना, वो कहा करते थे मैं ज़्यादा जानता हूँ मैं मार रहा हूँ, तो वहाँ पर ये प्रैक्टिस होती थी, तो बड़ा अच्छा वो है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट को ये बात समझ में कब आएगी या ये कब उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि ये जो अपोजिशन की जानिब से जो सजेशंस दी जाती हैं इसको भी समहाउ टेकअप करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है और इससे भी कुछ सीखा जा सकता है। हमारे यहाँ तो कोई प्रैक्टिस नहीं है, क्या इसके ऊपर? यासिर भाई 78 सालों में बजट आ रहे हैं और बजट आने का मकसद ही यही होता है कि आवाम की तर्ज ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाया जा सके। मगर बदकिस्मती ये है कि अब जो बजट आ रहे हैं पिछले तकरीबन 50 साल से, तो वो तो IMF को देख के बजट बन रहा है। एक गरीब आदमी ही दे रहा है, गरीब आदमी को देख के बजट नहीं बन रहा। अच्छा, आप टैक्सेस के हवाले से बात करते हैं। अब बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क की के जो हमारी असम्बलियों में जो पॉलिसी दे रहे हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, तो वो ये वही चेहरे हैं, वही लोग हैं। कोई नई बात नहीं है कि वो पिछले वाले, ये सिर्फ वो जो एक चीज़ चल रही होती है म्यूज़िक चेयर के हिसाब से कि जिसकी बारी आ गई वो आके बैठ गया और फिर उसने ना अपनी गवर्नमेंट जो अपनी हुकूमत की जो बुराइयां हैं वो उसने नहीं करनी, जो मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर तनकीद ज़रूर करनी है। मगर एक आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा इसके बारे में कोई बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब जो बजट के हवाले से बात है तो इसमें आप ये देखें ना कि आप टैक्सेस लगाते हैं यूँ कि भाई आवाम को हम क्या फ़ायदा दें। आपके सामने हम सिंध में रहते हैं, कराची शहर से हमारा ताल्लुक़ है। पिछले साल भी बजट आया, उससे पिछले साल से 20 साल से बजट आ रहे हैं जो ये हुकूमत बैठी हुई है। 30,000 अरब रुपए ये लगा चुके हैं सिंध में, सिंध के अंदर, आप सिंध के अंदर 30,000 अरब रुपए ये 20 सालों में लगा चुके हैं। तो आप मुझे बताएं ये 30,000 अरब कहाँ गए? ये जो अवाम का टैक्सेस का हमने सिर्फ 300 अरब देखे जो मुशर्रफ साहब के दौर में लगे थे, वो नजर भी आ रहे हैं ना। वो आज तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो 300 अरब रुपए के वो इंफ्रास्ट्रक्चर वही चला आ रहा है अभी तक, वो नई कोई चीज़ बनी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि बजट तो आते रहेंगे जब तक, अब जिस तरीके से अब आप सुन रहे होंगे 28वीं आनी तरमीम के हवाले से, इस पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक आम आदमी को, चाहे उसका ताल्लुक रियल एस्टेट से हो या किसी भी बिजनेस से हो, या एक मजदूर हो या काम करने वाला हो या दुकानदार हो, उसका फोकस इस पे होना चाहिए कि बजट तो हर साल आ रहे हैं और आवाम की जिंदगी आप देख क्या रहे हैं। करेक्शन, बजट हर हफ्ते आ रहा है, हर साल नहीं आ रहा है, हर हफ्ते आ रहा है। पेट्रोल की प्राइसेस जब आप बढ़ाते हैं ना, यही बजट है। पहले एक जमाने में साल में एक दफा प्राइसेस बढ़ती थी, बिल्कुल ऐसे ही। अब अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते तक आ चुके हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पे। भाई आवाम को आप क्या रिलीफ दे रहे हो? सेहत, आवाम वो पैसे खर्च करके, यानी कि वो फैसिलिटीज
पॉलिसीज ले रही हैं, सिक्योरिटी का आप खुद बंदोबस्त कर रहे हो, पानी आप अल्हम्दुलिल्लाह, खरीद के सोलर पी लगवाए रहे हैं, हो। बिजली सोलर पे चाहिए भी तो टैक्स दे अच्छा, फिर। सोलर पे भी, यानी कि 18% ऐसी टैक्स है। पॉलिसीज देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जिससे एक आम आदमी को रिलीफ मिले। मगर बदकिस्मती ये है कि वही लोग असेंबलियों में बैठे हुए हैं जो हर साल बजट बनाते हैं, और आम आदमी को उन्होंने अब ज़्यादा से ज़्यादा बजट में ये क्या कर देंगे जी, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, यानी कि कोई इंडस्ट्री लगाएं, कोई लोगों को रोज़गार के मौके दें, कोई हमारे जो मुझे तो जो लग रहा है कि इस दफ़ा भी बजट ऐसा ही आना है कि जो यानी हर साल एक तमाशा लगा हुआ है। अच्छा, मेंबर पार्लियामेंट पढ़ते नहीं है बजट की कॉपी जो आती है ना। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, हम इस्लामाबाद में प्रोसीडिंग देख रहे थे, हमने अटेंड की बहुत दफ़ा, तो वो पेपर को देखकर लहरा रहे थे, आवाज़ें निकाल रहे थे, सब कुछ। तो मैंने एक मेंबर से पूछा ब्रेक में, मैंने कहा इसमें लिखा क्या आपने पढ़ा है? बोला वो पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी है, हमें तो उसको अपोज करना है। और जब अगले दिन वो प्रोसीडिंग उसकी कंटिन्यू होती है, जब फाइनेंस बिल पेश किया जाता है, तो वो स्पीकर साहब पूछते हैं, वो हाथ उठा देते हैं उसकी फेवर में। ये तो आपकी प्रैक्टिस है, कहाँ से आप इसके ऊपर डिबेट होती है? कोई किसी से आपने सुना है कोई बैठ के कोई इसके ऊपर डिबेट कर रहा हो, बताए कि इसके अंदर ये गलती है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए? यासिर भाई, ये तो देखें हर साल ये एक तमाशा होता है, ये बजट का जो महीना ये आएगा, इसी तरीके से बहस मुबासे होंगे, चैनल्स पे बातें होंगी, मगर ड्यूटी पूरी करेंगे मगर यानी कि जो एक आम आदमी बेचारा, यानी कि तनख्वाहों के हवाले से, उसकी इनकम के हवाले से, कि भाई इस पे भी तो कोई पॉलिसी बननी चाहिए ना, कि जैसे भाई ने बताया कि रियल एस्टेट से इनका ताल्लुक है तो बड़ा इनकलाब आ जाएगा। तो भाई रियल एस्टेट का तो काम चल ही रहा है, किसी ना किसी तरीके से चल रहा है। टैक्सेस भी वही बंदा देगा ना, कि जो कमाएगा तो वो देगा ना टैक्सेस। अब जब लोगों की इनकम ही बिल्कुल महदूद रह जाएगी, जो वसाइल हुकूमत ने एक गरीब आदमी को देने हैं, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, रोजगार के हवाले से, तो उस पर तो कारकर्दगी हुकूमत की सिफर है। तो फिर आप ऐसे कहते बजट क्यों है कि ये अवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में तो कभी नहीं देखा। नहीं, ये तो बजट अवाम दोस्त, ये तो एक नारा है हुक्मरानों का कि अवाम दोस्त बजट होगा। मगर अवाम को सवाल करना चाहिए ना कि ये कहते क्यों है कि अवाम बेचारी को तो इससे लेना देना ही नहीं है। वो तो एक यानी कि समझ लें, अवाम को तो हमने बेसिक्स में उलझा दिया है ना, पेट्रोल की कीमतों में और बिजली में। नहीं, जैसे अभी बकरा ईद गुजरी है, अवाम की मिसाल उसी बकरे जैसी है कि वो बस बजट में ना कसाई का इंतजार कर रहा होता है कि उसकी छुरी कितनी तेज हुई है। बहुत खूब, उसकी छुरी कितनी तेज हुई है, तो वो हुकूमत अब ऐसा ही है, हम भी उसी की तरह जो इंतजार कर रहे हैं हमारी बारी का। हम वही बकरे हैं, वही गाय हैं, और हम छुरी देख रहे हैं कि कसाई की छुरी इस दफा धार कैसी है कि पूरी गर्दन कटती है या थोड़ी सी बाकी रह जाती है। बिल्कुल ठीक है, ये एक होना कुछ नहीं है। आप भी ना उम्मीद है, मेंबर पार्लियामेंट भी ना उम्मीद है, सारे ना उम्मीद नहीं है। अब उम्मीद की एक किरण है कि जैसे 28वीं आईनी तरमीम देखें जब तक। अच्छा, ये 28वीं आईनी तरमीम का तस्करा कर रहा है, मुझे ये समझा दें। 18वीं तरमीम में आपके पास चलें जैसी तैसी भी है, सूबे के पास कोई ना कोई है, ऑटोनमी है, कोई खुद मुख्तारी है, जो भी आप इसको कहें। कोई अगर मुझे काम होता है, मैं जाता हूँ, मेरे पास अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, मैं काम करवा सकता हूँ, चाहे किसी तरीके से भी करवा सकता हूँ। लेकिन जब विफाक के पास चला जाएगा, विफाक से मैं काम कैसे कराऊंगा यहाँ पे? यासिर भाई, बात यह है कि 18वीं तरमीम को छेड़ने का मकसद भी यही है कि काम नहीं हो रहे हैं ना लोगों के, उससे हो जाएंगे। वफाक को सारा दे देंगे। ये जो 70% जो कराची का इलाका है, मुख्तलिफ जो टेरिटरीज बनी हुई हैं, ये तो सारी वफाकी जुरिस्डिक्शन में आता है। नहीं कर पा रहे ना। देखें, 18वीं आईनी तरमीम को आए हुए भी कम बेश तकरीबन 17 साल के करीब हो गए। हालात यानी कि उसमें ये था कि भाई के वफाक से पैसे सूबों को जाएंगे और सूबों से तमाम डिस्ट्रिक्ट को उसको बराबर का हिस्सा मिलेगा। आप जितने भी कराची में डिस्ट्रिक्ट हैं, आप उनकी कारकर्दगी देख लेंगे, क्या हालात हैं कि तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे। एमकेएम नहीं कर रही थी 2013 में, मुआहिदा साइन कर दिया कि यहाँ पे डीसी भी बिठा दो, ये भी बिठा दो, वो भी बिठा दो। नहीं, तो वो चीजें तो खुल के सामने आई ना, वो किन लोगों ने प्रोडक्टिव थी, आपको उस वक्त भी पता था प्रोडक्टिव नहीं थी। देखें, मैं तो उस एमकेएम में नहीं था। चले, मैं तो जिस एमकेएम का आज हिस्सा हूँ उसमें तो ये बात बरमला उस चीज को गलत कहते हैं, बरमला कहते हैं कि अल्लाह करे इसका कोई सॉल्यूशन निकल आए। वो चीज जिस वजह से हुई थी। लेकिन फैसल शेड्यूल बजट की जिस तरह यासिर ने बात की कि आपने कहा कि इस साल तो आई थिंक नहीं है कोई भी, लेकिन पिछले साल आपकी जानिब से, एमकेएम की जानिब से शेडो बजट पेश किया गया था
था और उसमें इस कहा दफा भी दिया है उन्होंने, दिया है, लेकिन हाँ। उसके बाद भी बात नहीं की भाई हुई। हम तो सिर्फ एक जी, लेकिन उसमें आपने भी ये वाज़ेह किया था कि 40,000 से कम तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, तो क्या आपको लगता है 40,000 भी इनफ है आजकल की महंगाई के हवाले से? सबसे पहली बात कि 40,000 रुपए आप ये जो अरकान पार्लियामेंट हैं, आप इनकी 40,000 रुपए से काम शुरू करें ना, इनको बोलें कि आप 40,000 रुपए में आप बताएं कि कैसे एक लेकिन ये आम इंसान, आम आदमी की बात करें ना, तो किस तरह से 40,000 में गुजारा हजरत अबू करें? बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब आपका कपड़े का काम था, तिजारत करते थे, तो आपने बंद किया वो। जब आप हुक्मरान बने, आप जब खलीफा बने, तो आपसे पूछा गया कि एक आम आदमी की तनख्वाह क्या होगी? बोला जो एक खलीफा वक्त की तनख्वाह होगी वो एक आम आदमी की तनख्वाह होगी। जब तक हम उस चीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, उस नजरिए को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी समझ में ये बात आई है कि इसके अंदर अगर हमारे हुक्मरान क्या होते हैं, वो अवाम की रिफ्लेक्शन होती है। हमारे यहाँ अवाम जो शख्सियत परस्ती के, यानी कि मेरा जो लीडर है ना वो ठीक काम कर सकता है, यानी कि ठीक बात सुनने के लिए हमारी अवाम आज भी तैयार नहीं है। आप उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें, जज्बाती नारों के पीछे लगा दें, यानी कि कोई अपनी खूब तर यानी कि नारों के पीछे तो सब भाग रहे हैं ना। वो बिल्तिस्तान में नारा लगा रहे हैं कि हम उसको कराची जैसा बना देंगे और लोग तालियां बजा रहे हैं। चले अल्लाह खैर करे। कराची आए नहीं है ना, वो कराची बेचारे आए नहीं। हम जापानियों को भी कहते हैं हम आपको भी अपनी तरह अजीम मुल्क बना देंगे, तो वो दांतों में उंगलियां ही देते हैं कि ये किस किस्म की बातें हैं। देखें अभी तरमीम आती है, उसमें अवाम के फायदे की बात होती है। इस दफा मैं ये बोल रहा हूँ कि बजट से ज्यादा अगर एक आम आदमी को फोकस करना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए इजहार करे, चाहे वो किसी भी तरीके से वो 28वीं तरमीम को सपोर्ट करे, और जो लोग ये बात कर रहे हैं 28वीं, वो पहले देख लें कि इसमें है क्या। इसमें सीधी बात है कि जो एमक्यूएम ने पूरा यानी कि जब ये गवर्नमेंट आई थी और पूरा इसी पे बात हुई है कि एंडोर्स कर रहे हैं इसको ना। चलिए इसके ऊपर अभी डिबेट हो जाती है, जरा इसकी बजट की तरफ वापस आते हैं। उसके बाद एक स्टोरी भी है, जरा उसके ऊपर भी बात करनी है। जरा मुस्तफिजुर रहमान साहब के पास में आता हूँ। सर ये हमारे यहाँ तजर्बा किया जाता है कि तो हमारे यहाँ रेगुलेटर्स बनाए जाते हैं ना। अब बड़ी तकलीफ से बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगी। हमारे यहाँ चीज़ें सही चल रही होती हैं, रेगुलेटर को बिठा देते हैं। जब वो रेगुलेटर आ जाता है तो उसके बाद वो चीज़ जो है वो बिल्कुल ही हाथ से निकल जाती है। रियल एस्टेट के अंदर भी रीरा जो है वो फॉर्म कर दी, कैपिटल के अंदर तो शायद बना भी दी थी। यहाँ पे भी बात हुई कि उसको रेगुलेटर बना देते हैं और चीज़ें उससे ठीक हो जाएंगी। जो आपके कंसर्न हैं, एक इन्वेस्टर के कंसर्न है, वो दूर हो जाएंगे और ये वाली बात आप भूल जाएंगे। क्या मसले का हल है अगर रीरा बन जाए, इंप्लीमेंट कर दें, एक और रेगुलेटर बिठा दें, तो ये जो हमारे दीगर मसाइल है हमारे से मुराद ये रियल एस्टेट के, क्या ये हल हो जाएंगे? देखिए आपने जो बात की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रीरा का जो लॉ है, ये दुबई से हमारे रीजन में स्टार्ट हुआ। उन्होंने उस लॉ को इम्प्लीमेंट भी किया और उस लॉ की वजह से तमाम जो रियल एस्टेट के फैसले थे उसी अथॉरिटी के अंडर में लिए जाते थे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल तो नेशनल असेंबली से पास हुआ, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी और उसको पास ऑन करना था सूबों तक। आपने यहाँ भी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का लॉ लेकर आना था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर वो लॉ अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका और सूबाई असम्बलीज में तो इसकी लेजिस्लेशन तक नहीं हुई ना। तो हमारी तो तजवीज़ पहले भी थी कि ऐसा कोई रेगुलेटर होना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट आपका बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का लॉ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसमें बिल्डर्स के स्टेक भी हैं, इसमें डेवलपर्स के भी स्टेक हैं, इसमें प्रोमोटर्स के भी स्टेक हैं, ठीक है। इसमें रियल एस्टेट एजेंट्स के भी हैं, फिर कंज्यूमर कोर्ट्स भी हैं जो रियल एस्टेट को मॉनिटर करें। लीगल इम्प्लीकेशन तो एड्रेस हो सकती हैं, लेकिन अगेन मेरा जो कंसर्न है वो ये कि जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो कैसे आएगी। जो ओवरहेड आपने टैक्सेस का जो बर्डन इतना ज्यादा कर दिया है, पाइल अप कर दिया है, इसको कैसे एड्रेस करेंगे? हमारा इशू क्या है, पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा असल इशू है क्या, उसको हमने देखना है। देखिए आपने मार का हक तो कर लिया, लेकिन मार का हक करने के बाद अब आपको मार का मईशियत की भी जरूरत है। अब मार का मईशियत कैसे होगा, इसके लिए आपने सोचना है, आपके स्किल्स ने सोचना है। ये सोचेगा कौन? जो हमारे अपना हुक्मरान हैं वो सोचेंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है पॉलिसी देगा, फिर कैबिनेट देखेगी, कैबिनेट आगे हदायत करेगी, जो हमारे मईशियत दान है, इकोनॉमिस्ट है, उनको हदायत देगी। तो असल मसला ये है कि कोई इसके ऊपर प्रॉपर ना वर्क करता है, ना उस तरीके से देखता है। उसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा,
पाकिस्तान के जितने इकोनॉमिस्ट देख लें, अगर उनकी अपनी ज़ाती इकोनॉमी देख लें, आज से 10 साल पहले क्या थी और आज क्या है। अगर उसके बाद 10 साल पहले एक घर था तो आज उसके बाद मेरा ख्याल है 5 घर होंगे। अगर पाकिस्तान के सारे सियासतदानों की इकोनॉमी देख लें तो एक की अगर 10 मिल्स थी तो आज उसकी 25 मिल्स हैं। इसी तरह अगर हम जजेस की देखें या हम लॉयर्स की देखें या किसी भी गवर्नमेंट के अदारे में आप मुलाजिम देखें, चाहे वो सेक्रेटरी है, तो उसकी आप 10 साल पहले की असासे देख लें, आज के असासे देख लें, तो आप जब देखेंगे सबकी मैशियत ठीक है, उसने तरक्की की। लेकिन तरक्की नहीं की तो सिर्फ पाकिस्तान की मैशियत ने नहीं की। पाकिस्तान की मैशियत ने तरक्की क्यों नहीं की? क्योंकि आपने पाकिस्तान को अपना घर नहीं समझा, पाकिस्तान को अपना नहीं समझा, आपने जो है इस मुल्क को तजर्बागाह बना दिया। अब आते हैं हमारा इशू क्या है। देखिए, जब हम बजट देते हैं तो बजट देने के बाद आपका तमाम जो आप 52% सूबों को पास ऑन कर देते हैं, जो आपके पास कैलकुलेशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 52% के बाद जो बैलेंस आपके पास बचती है उसमें से आप जब आर्म फोर्सेस को पैसे देते हैं और उसके बाद जो आपकी मशीनरी है, जो गवर्नमेंट की पेज हैं या पेंशन हैं, उसमें जब पैसे निकलते हैं तो आपके पास पब्लिक को देने के लिए एक पैनी भी नहीं बचती। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप जो मेन आपके पैसे हैं वो आप जो हैं वो जो आपने लोन्स लिए 125 बिलियन डॉलर या 130 बिलियन डॉलर, उसमें आप 10 से 11 बिलियन जो है आप सूद अदा करते हैं, तो पब्लिक पर लगाने के लिए आपके पास कोई पैनी नहीं बचती। बिल्कुल ऐसा। अब मसला ये है कि हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि आपने इतने लोन्स दे दिए, आपने मुल्क के बच्चे को मकरूज कर दिया। आपने ये कर्जे क्यों लिए? क्या मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है तो क्या आपने इंतखाबात में ये नारा लगाया था कि हम कर्जे लेके इस मुल्क को चलाएंगे, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये नारा लगाया था या किसी और जमात ने नारा लगाया था कि जी हम कर्जे लेंगे तो ये मुल्क की मैशियत को चलाएंगे? ये आपने किसी ने नारा नहीं लगाया, तो आपने कर्जे क्यों नहीं लिए? क्योंकि हम कर्जे वापस नहीं कर सकते। अच्छा सर, इसके ऊपर मैं आता हूं। बिल्कुल आपने बड़ी सही बात की है। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कर्जे लिए जा रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये महज कर्जों की अदायगी के लिए ही है कि इसको कहीं आपने इन्वेस्ट किया कि जिससे आप कोई नतीजा निकाल सकेंगे या उससे पैसा बनेगा जिससे आगे आपको जरूरत न पड़े? प्लान यहाँ पे भी नहीं है। खबर एक अफसोसनाक अब से कुछ देर पहले जिसका तस्करा हो रहा था, लाहौर से एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये घरेलू मुलाजिमा को जो है इससे पहले भी आप सुनते आए हैं कि बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये पूरे पाकिस्तान में बाय द वे इस तरह के केसेस आ रहे हैं। बट ये लाहौर से हमारे पास खबर आई है कि गुज़िश्ता दिनों जो है वो ये FIR की कॉपी भी आ गई है उस बच्ची की कि जिसको जो है वो ये ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा था ओनर्स की जानिब से। और अब ये कल खबर आई है कि उस बच्ची का जो है वो ट्रीटमेंट के दौरान जो है वो इंतकाल हो गया है। तो ये बड़ी तकलीफ दह खबर है। ये इस तरह की खबरें पूरे पाकिस्तान से जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। लाहौर में ये वाक़या हुआ था, बल्कि इनफैक्ट नवंबर 2025 के अंदर ये चीज़ जो है वो अनफोल्ड हुई थी, सरफेस हुई थी कि बच्ची के साथ ना सिर्फ उसको जो है वो ज़्यादती की गई है बल्कि जो है वो और भी उसको फिजिकल टॉर्चर भी किया गया है। मैं इसके ऊपर बहुत तकलीफ दह स्टोरी है, कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा। हमारी नुमाइंदा हमारे साथ गौहर सईद हमें ज्वाइन करिए, उनसे हम इस खबर की तफसीलात जानेंगे। गौहर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये लाहौर के पोश इलाके मॉडल टाउन में एक जो है इंतहाई अफसोसनाक और इंसानी सोच वाक़या सामने आया है, जिसमें एक 18 साल घरेलू मुलाजमा आयशा जावेद को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जो बाद गैर कानूनी इसकात हमल के दौरान हालत बिगड़ने से जहाँ बहक भी हो गई है। और पुलिस हुक्काम के मुताबिक इस अंदुनाक वाक़े के बाद मुलजिमान के खिलाफ दर्ज इज्तिमाई ज़्यादती के मुकदमे में अब बाकायदा तौर पर कत्ल की दिफात का इजाफा भी कर दिया गया है। वाक़े की अगर FIR के मुताबिक बात करूँ कि वाक़े की FIR की कॉपी जो मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने मुकदमे में बाकायदा तौर पर कत्ल की दिफात 302 समेत दीगर सख्त दिफात का इजाफा कर दिया है। और मकतूला आयशा जावेद ने हलाकत से कबल सर्विसेज अस्पताल लाहौर में पुलिस को दिए गए अपने आखिरी तहरीरी और वीडियो बयान में हौलनाक तफसीलात से पर्दा भी उठा दिया है। मकतूला का ताल्लुक फैसलाबाद के इलाके चक नंबर 229 मकवाना से रहा है और वो गुज़िश्ता 1 साल से मॉडल टाउन G ब्लॉक में सैयद ओन अली नकवी के घर पर बतौर घरेलू मुलाजमा काम कर रही थी। और मकतूला के बयान के मुताबिक माह नवंबर 2025 में सैयद ओन अली नकवी और ड्राइवर हसन ने मिलकर इसे मुख्तलिफ औकात में जबरदस्ती और अपनी हवस का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो हमला हो गई। और जब इसने घर की मालकन का कुलसूम नकवी को अपने हमला होने का बताया तो गौहर इस चीज का बताइएगा, गिरफ्तारी कोई डाली है, कोई अमल में आई है इस वक्त इस केस के अंदर? क्योंकि यूजली इस केस के अंदर जो लैक ऑफ फिटनेस की वजह से जो है वो, और
क्योंकि इसके स्टेटमेंट बड़ी इसकी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ये, बहरहाल तो कोई सज़ा नहीं मिल पाती। इसमें क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई है, ये ज़रा बताएं। जी, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो पुलिस है वो उसके डेथ होने के बाद, इस खातून की डेथ होने के बाद आयशा के, वो पोस्टमार्टम की जो तफसीली रिपोर्ट है वो अभी तक सामने नहीं है। जो जैसे ही तफसीली रिपोर्ट और अपने रिपोर्ट सामने आने के बाद जो है उसके बाद ही साइंसी और कानूनी बुनियादों पर मजीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। और ठीक है गौर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। गौर सईद हमारे साथ थी, हमारी नुमाइंदा लाहौर से, और वो हमें इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में बता रही थी। इस वक्त जो है फॉरेन ऑफिस के अंदर जो स्पोक्स पर्सन है वो मीडिया से बात कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। Domain. While exchanging views on the evolving regional and global situation, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister expressed his deep admiration for President Trump's vision and commitment to peace, including his support for the US-Iran ceasefire and dispatch of a high-level delegation led by Vice President J.D. Vance to Islamabad for bilateral peace talks in April. The Secretary of State, Marco Rubio, acknowledged Pakistan's diplomatic and mediatory efforts. He also commended close engagement and continued coordination between Pakistan's leadership and the US administration. The DPM expressed confidence that Pakistan's continued sincere efforts for peace and stability in the region and beyond, with the support of friendly countries, will yield positive results. Ladies and gentlemen, Pakistan's advocacy for peace and diplomacy to settle the crisis and standoff in the Middle East and the Gulf region continued. After having important discussions in New York and Washington, and on the first working day upon his return to Islamabad, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister received a telephone call from the Egyptian Foreign Minister Badr Abdullateh, and on the same day he spoke with the Foreign Minister of Iran, Sayyid Abbas Araghchi. The next day he spoke with Kuwait's Foreign Minister, Sheikh Jarrah Jabir Al-Ahmad Al-Sabah, and issues pertaining to evolving regional and international developments, and the standoff in the Middle East and the Gulf was discussed. Ladies and gentlemen, let me also point out that in the similar vein, as part of our efforts for peace and stability, the Prime Minister received a telephone call from the Iranian President, Dr. Masoud Pezeshkian. This was on the 4th of June. And earlier on the 27th May, the Prime Minister held a telephone call with the Crown Prince of Kuwait, Sheikh Khalid Al-Sabah. And earlier he had spoken with the Prime Minister of Malaysia, His Excellency Dr. Anwar Ibrahim. So this was part of our efforts for regional peace, security, overall regional development, and there was certainly some bilateral content into these telephone conversations that were held by the Prime Minister. Another important development, ladies and gentlemen, this week was the visit of European Union's High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, and the Vice President of the European Commission, Ms. Kaya Kallas, to Pakistan on the 1st of June. During the visit, the DPM Foreign Minister and the European High Representative co-chaired the 8th session of the Pak-EU Strategic Dialogue. The dialogue is the highest level platform for structured discussions between the two sides. During the visit, the EU High Representative also called on the senior leadership, including the President, the Prime Minister, and the Chief of Army Staff and the Chief of Defense Forces. The visit underscored the sustained momentum of high-level political exchange between Pakistan and the EU and reflected a shared commitment to further strengthen Pakistan-EU partnership. A Pakistan-EU joint statement was also issued, which you covered extensively. Finally, ladies and gentlemen, this week you must have seen that the 8 foreign ministers from the group of 8 countries, that is Pakistan, Egypt, Turkey, Indonesia, UAE, Saudi Arabia, Qatar, and Jordan, issued a joint statement that strongly condemned the continued incursion by extremist Israeli settlers into Al-Aqsa Mosque.
Al-Haram al-Sharif and other measures by Israeli forces aimed at undermining the sanctity and status of the Islamic and Christian holy sites in the occupied Palestine. The group of foreign ministers further denounced Israel's ongoing measures aimed at altering the historical, legal and democratic. $20 बिलियन से ऊपर हमारा वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस न्यूज़ ब्रेक से पहले हमारी डिस्कशन जारी थी, बात हो रही थी बजट के हवाले से। रियल एस्टेट के जो मार्केट है, इंडस्ट्री पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, अभी तक तो आपने शायद ये भी रियलाइज़ नहीं किया कि ये इंडस्ट्री एक है और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बट ये कि हर कोई ही सफ़र कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं बजट से, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमारा एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन जारी रखते हैं। आप देखते रहिए वेक पाकिस्तान। ब्रेक भी जाने से पहले हमारी कुछ अहम गुफ्तगू हो रही थी, हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे। फयाज साहब से अब जो है कुछ बात कर लेते हैं। फयाज साहब, बजट की बात हो रही है, तो अगर ऐसा हो कि एमक्यूएम के पास कुछ इख्तियारात हों कि वो इस वाले बजट में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, तो वो कौन सी 2-4 चीज़ें होंगी जो आपकी पार्टी चेंज करना चाहेगी आवाम के लिए जो बेहतर हो? देखें, जब तक आवाम को निचली सतह तक हक़ हुक्मरानी नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, बजट के जरिए पैसे ही आते हैं ना, सेहत की मद में आते हैं, तालीम की मद में आते हैं। जब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एक आम काउंसलर तक उसको हक़ हुक्मरानी नहीं मिलेगा, जब तक आप बेशुमार बजट ले आएँ, कोई अच्छी बात है, तब्दीली नहीं आने वाली। इनके अंदर 140A जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि ये जो पावर है सूबाई, ये निचली सतह तक मुंतकिल की जाए। उसकी डेफिनेशन कोई नहीं है। मेरे ख्याल में इसका मुकदमा भी आप लड़ रहे थे, उसका क्या हुआ? उसी पे बात चल रही है ना, ये 28वीं तरमीम का जो ये शोर है, ये जो पीपल्स पार्टी की परेशानियां हैं, ये उसी चीज की कड़ी है। और मैं एक और बात करूंगा, इसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है उसके अंदर, उम्मीद तो है जो एमकेएम क्या कर रही है, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लेकर इस दफा लग रहा है कि जिस तरीके से ये मार्का हक के बाद जिस तरीके से मामला चेंज हुए हैं, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला के कोई बेहतर ऐसा कोई निज़ाम, ये निज़ाम का मसला है यासिर भाई। असल में मसला, आप इस निज़ाम के तहत फरिश्तों को भी लाके बिठा देना पार्लियामेंट में, तो फरिश्ते भी डिलीवर नहीं कर सकते। फिर कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड होगा? निज़ाम को बदलने के लिए तो ये तरमीम आती है। इससे अच्छा निज़ाम आप देखें ना, आप मेरी बात सुनें, आप बताएं ना, अगर आप कह रहे हैं कि ये बदलना चाहिए, तो आप अगर आपके पास इख्तियारात हो तो आप किस तरह बदलेंगे? जब भी ताकतवर हल्के, देखें ये तो मैं अब आपको क्या बताऊं, ये तो एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी। नहीं, मैंने तो आपको जवाब दिया ना कि जब तक हक़ हुक्मरानी एक आम आदमी को नहीं मिलेगी, गली के काउंसलर को उसका फंड नहीं मिलेगा, तो वो तब्दीली कैसे आएगी, वो काम कैसे करेगा? उसकी तो सबसे अच्छी शक्ल 18वीं आईनी तरमीम के अंदर मौजूद है। 18वीं आईनी तरमीम के अंदर अगर उसकी अच्छी शक्ल होती तो वो कराची मोनजोदड़ो तो नहीं बनता, तो एग्जीक्यूट करवाने का मसला था ना, तो 28वीं आईनी तरमीम के अंदर वफाक को भी दे देना, नहीं हल होगा मसला कराची के। मगर यासिर भाई देखें, 17 साल 20 साल होने को आ गए हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और फुल अब तो इनके पास ये भी नहीं है कि यार हमारा मेयर नहीं है, हमारे नाजिम नहीं है, हमारे काउंसलर नहीं है, असेंबलियों में सीएम इनका है, सदर मुमलिकत साहब खुद वहाँ बैठे हैं। भाई मसला ये है कि इनको पता है कि अगर एक आम आदमी की हक़ हुक्मरानी आ गई तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां ये ख़त्म हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। और इससे पहले हम लाख इख्तलाफ करते रहें, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला बोलते रहें, जब भी तरक्की हुई है इस मुल्क में तो वो एस्टेब्लिशमेंट के दौर में हुई है। तो आज की जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे भी उम्मीद ही अपना आप फेलियर जो है उसको तस्लीम कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, आप खुद भी तो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं ना, अगर आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं तो उसका मतलब है फेलियर सबका है, आपका भी है। आप एस्टेब्लिशमेंट को लाख बुरा कहते रहें, हम तो बुरा नहीं कहते भाई, अपनी बुराई को छुपा नहीं सकते कि भाई मैंने क्या किया। ये सवाल तो है ना कि भाई एस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं रोका कि आप सेहत आवाम को सेहत नहीं दें, एस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं रोका कि आप आवाम को पानी नहीं दें। आज वो K4 को आज 20 साल होने को आ गए। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एमक्यूएम हर जगह सपोर्टिव रही है। इससे पहले जो आए थे उनके साथ भी खड़े हुए थे, वो भी यही बातें कर रहे थे, हमें ये उम्मीद हो चली थी कि जी कराची से प्राइम मिनिस्टर आ गया, कुछ हो जाएगा, सपोर्ट कर दिया। एमक्यूएम का तो देखें, जितना मैं तो एमक्यूएम के साथ अगर काम कर रहा हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कारकुन हूँ, एक इतना सा कारकुन एमक्यूएम का, मगर मैं एमक्यूएम में इसलिए नहीं हूँ कि एमक्यूएम कराची की पार्टी है। मैं एमक्यूएम में इसलिए हूँ कि इसमें एक आम आदमी की
आवाज नुमाइंदगी है। एक आम आदमी अपनी बात कर सकता है, एक आम आदमी अपनी टॉप लीडरशिप से सवाल कर सकता है। अब भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अब तो बहुत आसानी से कर सकता है। पहले की एमकेएम में मैं था नहीं, जिस एमकेएम में मैं हूँ तो इसमें आप एक आम आदमी सवाल कर सकता है और एमकेएम एड्रेस करती है आवाम के मसाइल को। तो ये डिफरेंस क्या है? आप कह रहे हैं कि अब की एमक्यूएम और तब की एमक्यूएम, तो ये चेंजेस आ गई हैं कुछ? ये तो फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा आपको। चलिए बताते हैं वो इन लोगों को इनको नहीं पता। ये तो पता नहीं आप उस दौर में कितनी होंगी एमकेएम की। मैं नहीं, मासूमाना सवाल है भाई, आप बताएं ना, इस जनरेशन को पता चले ना। आप ही कह रहे हैं कि तब की एमकेएम में अच्छा बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई वो, लेकिन पॉलिसी तो वही नजर आ रही है जो जबरदस्त हो गई, यानी कि अब आपको ना, यानी कि सब कट टू साइज हो गई। आप क्या कंफर्टेबल हैं, आप इस एमकेएम पे तनकीद करने पे आप बड़े कंफर्टेबल हैं। उस टाइम गलत को आप गलत बोल नहीं सकते थे, तो ये चीज अच्छी हुई है कि अब आप बात कर सकते हैं, जी सवाल कर सकते हैं, तो ये सारी। अच्छा, व्हाट इफ कि ये अगर 28वीं आईनी तरमीम में अगर कोई नहीं अगर बात आगे बढ़ती चले, मान लीजिए, तो एमकेएम का क्या स्टांस होगा? वफाकी हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, निकल आए? नहीं, आप फिर तो एमकेएम की बात के अलावा भी ना यासिर भाई, फिर आप इसी तरीके से शो करते रहेंगे और हर साल ये नोहा पानी होती रहेगी कि भाई कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब तक देखें निज़ाम, आज आप ईरान की मिसाल ले लें, ठीक है, कि दुनिया की सुपर पावर उसके ऊपर चढ़ गई और वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, अवाम उनके साथ हैं, उसका इतनी पाबंदियों के बावजूद वहाँ पे अमेरिका उनका कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सका? क्योंकि वहाँ का जो निज़ाम है हुकूमत का, वो बेहतरीन लोग इंतखाब करते हैं, बेहतरीन हुक्मरान का। अच्छा, वही अगर यहाँ पर अगर आप ले आए थियोक्रेसी, यहाँ पे तो मसला उससे हल हो जाएगा। यहाँ पे तो जिसकी ऑडियो वीडियो नहीं हो वो तो अव्वल तो असेंबलियों तक पहुँच ही नहीं सकता, तो बेहतरीन का लफ्ज़ तो आप सोच ही नहीं सकते ना कि इसका मतलब ये कि आप कोई भी सिस्टम लेकर आ जाए, आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। खैर, अब हमारे वाले बहुत सख्त नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन ये है कि हमारा कोई भी मुकाबला नहीं है ना, हमारी आवाम का मुकाबला है कि जिन सैंक्शंस को बर्दाश्त करके, जिन हर्डल्स को बर्दाश्त करके वो यहाँ तक पहुँच गए, हमारे यहाँ आप कहाँ खड़े हैं? मसला ये है कि हमारे लोगों के जहनों में नफरत इतनी इंजेक्ट कर दी है हमारे हुक्मरानों ने अपनी 2% की सियासत के लिए, जिसकी वजह से किसी ने लसानी सियासत की, किसी ने मजहबी माजर के नाम पे लड़ा दिया, किसी ने तफरीक, यानी कि हमें फखर इस बात पे नहीं है। आपने तो नहीं किया ना ये? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इंफरादी हैसियत में भाई, नहीं एमक्यूएम नहीं एमक्यूएम हो या पुरानी एमक्यूएम हो भाई, इंफरादी हैसियत में देखिए, जो मुझे बात ठीक लगेगी मैं वो बात करूंगा। ठीक है, उसको एंडोर्स करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब वक्त मेरे पास, हाँ, मैंने पार्टी का तो एक जवाब वो पार्टी की टॉप लीडरशिप दे सकती है उस पॉलिसीज के हिसाब से। मैं तो और आप सही कहते हैं कि वो पिछले जो करने वाले थे वो जो मुझे ठीक बात लगेगी मैं करूंगा। जब तक अवाम अपने जहन को चेंज नहीं करेगी, जब तक अवाम अपने जहन को नफरत से पाक नहीं करेगी, तासुब से पाक नहीं करेगी, अपने आप को यानी कि इस चीज पे फख्र नहीं करेगी कि मैं सिंधी हूँ, पंजाबी हूँ। मैसेज भी दे दें कि अब क्या होना चाहिए, अब आपके जो खास तौर पे वोटर सपोर्टर्स जो रह गए हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, ये तो फिर यासिर भाई रह गए, क्या मतलब है? वोटर सपोर्टर तो वोटर सपोर्टर समझ तो गए ना मेरी बात, रह गए जो देखिए, वोटर सपोर्टर तो जो रह गए, वोटर सपोर्टर के हाथ पे तो गेम ही नहीं है। अच्छा, हाँ, वोटर सपोर्टर के यानी ये भी हो सकता है कि कहीं से 300 वोट लिए और वो एकदम से 18,000 वोट में या 20,000 वोट में तब्दील हो गया। ये तो आप उनसे सवाल करेंगे जिन्होंने इलेक्शन करवाए। चलें, शुक्र है आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ ना इससे, या हुआ है कोई फायदा? नहीं, मुझे फायदा तो ये हुआ है कि जो अब 28वीं तरमीम के हवाले से जो चीज सामने, मेरे लिए मैसेज क्या है, चलें ये बता दें। आपके लिए मैसेज यही है यासिर भाई कि ठीक को ठीक बोलें, गलत को गलत बोलें। जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक अब आपके शो में अगर कोई गलत बंदा आ गया है तो आप उसको पॉइंट आउट करेंगे, भाई आप ये काम गलत करते रहे। जब तक हमारे टीवी एंकर ये बात नहीं करना शुरू करेंगे ना, अब वो जब आपका मेहमान आ गया है, आप उसकी सिर्फ अच्छी बात, मैंने तो अच्छी बातें की ना सारी, आपने तो आप तो करते ही अच्छी बातें ना, आपकी खूबी यही है। क्या बात है? मैं मुस्तफिजुर रहमान साहब के पास आता हूँ। सर, क्या मैसेज, वैसे तो कोई उम्मीद मैं इसके ऊपर नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके पास कोई अगर उम्मीद बाकी रह गई है, कोई मैसेज दे दीजिए बजट के हवाले से। अभी आपने बताया था ना कि वो भेजे जाते हैं, हम भी एक ज़माने में भेजते थे लिखकर कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, वो एज इट इज़ उसमें चले जाते थे। आप बताएं, आप क्या? जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकम्पिटेंसी है और तालीम की कमी है और हुक्मरानों की तरफ से वेल है। ठीक है,
तो जब तक आप सही जगह पे सही बंदे की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर किसी एक इलाके की बात करूँ, पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, एक अच्छा SHO आए ना तो वो अपने इलाके में अगर वो विलफुल हो तो वो ना मंशियात बेचने देता है, क्या अच्छी बात है, ना जुए का कारोबार करने देता है, ना दीगर चीज़ें हैं। एक चौराहे के ऊपर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर अपॉइंट हो, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, तो वो ट्रैफिक को बड़े अच्छे तरीके से चलाता है, कंट्रोल करता है। इसी तरह इस मुल्क की मिसाल समझ लें, आपने इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को भर्ती किया, जो नकल मार के आए, जो दीगर ज़राए से अकरवा परवरी से आए, तो जब ऐसे लोग आपके ऊपर मुसल्लत होंगे तो मुल्क ऐसे ही चलेगा। और जब तक आप कॉम्पिटेंसी नहीं करेंगे, और उसकी एक और मैं मिसाल दे सकता हूँ कि हम अदारों का तकाबली जायज़ा ले लेते हैं। पाकिस्तान आर्मी को जब हम देखते हैं तो दुनिया का कोई भी रैंक, इंटरनेशनल रैंक्स की बात करूँ, मैं अपनी ज़ाती रैंक्स की बात नहीं कर रहा कि मैं रैंक दे रहा हूँ, किसी भी दुनिया की वेबसाइट को देखें, किसी भी दुनिया के तजज़िया नगार को देखें तो इनको टॉप 10 में जगह देता है। कोई 6 पे देता है, कोई 5 पे देता है, कोई 6 पे देता है, कोई 7 पे देता है, कोई 8 पे देता है। इसके मुकाबले में जब मैं पाकिस्तान अदलिया को देखता हूँ तो उसको दुनिया का सबसे वर्स्ट रैंक मिलता है। इसी तरह अगर मैं पाकिस्तान पुलिस को देखता हूँ तो यकीन करें, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कहती है कि हर साल नंबर 1 पे करप्शन में या अदलिया आती है, या नंबर 2 पे पुलिस आती है, या नंबर 1 पे पुलिस आती है, नंबर 2 पे आपकी अदलिया आती है। तो दिस मीन्स आप में कमी क्या है? उनकी तरबियत अच्छी, उनकी सिलेक्शन अच्छी, उनकी तालीम का मेयार अच्छा, और वो ये रैंक लेते हैं। आपकी तरबियत अच्छी नहीं, आपकी अपना क्या कहते हैं किस तरीके से मेरिट नहीं है, तो आपकी ये इनकम्पिटेंसी है। इसी तरह सियासतदानों को समझ लें, जब तक आप अच्छे सियासतदानों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, उनको ऊपर नहीं लेकर आएंगे, मुल्क का इसी तरह चलता रहेगा। ऑलराइट सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफीज़ुर रहमान साहब, आपका जनाब फयाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप दोनों मौजूद मेहमान प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ भी दी और इस मीशत के हवाले से और सियासी निज़ाम के हवाले से बड़ी खुलकर आपने। बिल्कुल, कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। मुझे और यासिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।